नमस्कार, आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दो टूक में आज होगी बात पाकिस्तान की, कैसे आतंकिस्तान बन गया है पाकिस्तान। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने भारत को घेरने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने मित्र राष्ट्र चीन की मदद से उसने कोशिश जरूर की, लेकिन वहां पर मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान की एक तरफ जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर, भारत को लेकर झूठ का प्रचार कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब आतंकवादियों की भाषा बोलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इससे पहले भी दुनिया में कहीं पर भी जब बम धमाका होता था, आतंकवादी कोई घटना होती थी, तो उस घटना में पाकिस्तान का नाम जरूर जुड़ता था और यही खबर आती थी कि इस घटना में कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो टेररिस्ट जब वहां पर हैं, पाकिस्तान में जो बेस करते हैं, उनमें से किसी का हाथ है। लेकिन अब न सिर्फ पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, बल्कि पाकिस्तान की सरकार, वहां के प्रधानमंत्री और वहां के कूटनीतिज्ञ, सीनियर डिप्लोमेट्स भी जो हैं, अब वहां पर हाफिज सईद और मसूद अजहर की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान की टेलीविजन का एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो रहा है हिंदुस्तान में, और इसमें पाकिस्तान की 3 सीनियर डिप्लोमेट साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो गन उठाई है लोगों ने, या गन उठाए लोग, तो उसका समर्थन करना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत है और अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की इजाजत देते हैं कि कश्मीर के लोग गन उठा लें, आतंकवाद को फैलाएं। आज दो टूक में हम इसी पर बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में, जैसा मैं फिर कह रहा हूं कि अब तक वहां पर हमें लगता था कि आईएसआई और आतंकवादी जो वहां पर ग्रुप्स हैं, उनकी जबान एक है और वो एक तरह से जो है आतंकवाद फैलाते हैं, बाकी लोग उन्हें डिफेंड करते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि आईएसआई, आतंकवादी संगठन, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे लोग, इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, वो सब एक ही भाषा बोलते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को आतंकिस्तान क्यों ना कहा जाए, इसी पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा ग्राफिक प्लेट के जरिए पूरी जो घटना है उसको समझ लीजिए, ये पूरी खबर कैसे है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में एक के बाद एक पाकिस्तान जो है इस तरह से अपनी बौखलाहट दिखा भी रहा है। आतंकवादियों की जुबान में अब बोल रहा है पाकिस्तान। अब तक जो है आतंकवादी बोलते थे, लेकिन अब पाकिस्तान भी उसी जुबान में बोल रहा है। पाकिस्तान के नेता और डिप्लोमेट खुलकर कर रहे हैं कश्मीर में आतंक का समर्थन, आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। भारत में राजदूत रह चुके पाकिस्तान के वरिष्ठ कूटनीतिज्ञों ने एक टेलीविजन डिबेट में आतंकवाद का खुलकर समर्थन किया। आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के कूटनीतिज्ञ। ये स्थिति हो गई है पाकिस्तान की। अशरफ जहांगीर काजी, अब्दुल बासित और शाहिद मलिक बोले आतंक की भाषा। टेलीविजन चैनल पर खुलकर उन्होंने बंदूक उठाने का समर्थन किया। जबकि हमें यह याद रखना चाहिए कि अब तक कश्मीर में 40,000 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी आतंकवाद का शिकार हो चुके हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान आतंकिस्तान बन गया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े डिबेट में अपने सवालों को, ये जो क्लिप है, ये क्लिप देखिए कि किस तरह से, किस बेशर्मी के साथ पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट थे वो कश्मीर में बंदूक का समर्थन कर रहे हैं। तस्लीम शुदे जो हकूक हैं उसके लिए मुजाहमत, उसके लिए आप यानी कि आर्म्ड रेजिस्टेंस भी करें, बंदूक भी उठाएं, तो वो जायज़ है। और उसके अलावा वो अगर मदद मांगे किसी मुल्क से अपने जायज़ मुजाहमत के लिए, जायज़ यानी जिहाद के लिए, तो वो भी इलीगल है। आप इनसे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के लोगों का ये राइट है कि वो उनकी जाके मदद करें? पूरी दुनिया का राइट है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं। इंटरनेशनल, अंडर इंटरनेशनल लॉ जम्मू और कश्मीर में जो काबिज जो कब्जा है उसके खिलाफ जो जद्दोजहद कर रहे हैं कश्मीरी, वो दुनिया के किसी मुल्क से भी मदद ले सकते हैं। कर रहे हैं और ये दुनिया का फर्ज है कि उनको उनकी आर्म्ड स्ट्रगल में मदद करें। अच्छा जी हाँ, अच्छा, ये इसमें मैं शायद लॉ है। ये क्या दुनिया के पास ये इंटरनेशनल लॉ के तहत राइट है कि कश्मीरियों की आर्म्ड स्ट्रगल में उनकी मदद करें? जी बिल्कुल, ये एक इंटरनेशनल लॉ के तहत एक उसूल है, एक राइट है कि जहां जहां इस किस्म के मजालिम हो रहे हैं जिस ग्रुप के ऊपर, उस ग्रुप का ये पूरा हक है कि वो किसी किस्म की इमदाद अपने लिए हासिल करे, और दूसरे मुल्क अगर इस किस्म की या दूसरे लोग इस किस्म की इमदाद अगर उनको मुहैया करते हैं तो कोई भी इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ के तहत उंगली नहीं उठा सकता।
तो ये पाकिस्तान के कूटनीतिज्ञ हैं जो कि इस वक्त साफ तौर पर ऐसा लग रहा है जैसे हाफिज सईद की जमात-उद दावा जो आतंकवादी संगठन है उसके ओवरग्राउंड वर्कर की तरह बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बंदूक उठानी बाकी है, बाकी इन्होंने आतंकवादी बनने की तरफ कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहरहाल दो टूक में इसी विषय को उठाएंगे। जो दो सवाल मैं उठाऊंगा वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। दो टूक का मेरा आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दो टूक का आज का पहला सवाल, आखिर क्यों अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद की जुबान में बोल रहे हैं पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञ और नेता? क्यों हाफिज सईद की जुबान में बोल रहे हैं पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञ और नेता? आज का पहला सवाल। दो टूक का आज का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दो टूक का मेरा आज का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विश्व भर में आतंक का पर्याय बने पाकिस्तान से आखिर कैसे निपटे दुनिया, ये आज का दूसरा सवाल है। और मेरी आज की डिबेट में तीन मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार जी। अशोक सज्जनहार जी भारत के सीनियर डिप्लोमेट है, कई देशों में जो हैं भारत के राजदूत रह चुके हैं। और मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं सुदेश वर्मा। सुदेश वर्मा जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में जो तीसरे मेहमान जुड़ रहे हैं दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और राजनीतिक विश्लेषक तो हैं लेकिन साथ साथ कांग्रेस का समर्थन भी करते रहे हैं तमाम मंचों पर और टेलीविजन पर। मैं सबसे पहले अशोक सज्जनहार जी आपके पास आना चाहूंगा। अशोक सज्जनहार जी, जितना मेरी स्टडी है, जितना मैं जानता हूं, ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है कि जो आर्म स्ट्रगल यानी कि आतंकवाद कोई उठा ले, गन उठा ले, कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून दुनिया को कहता हो कि दुनिया इसका समर्थन करे और दुनिया के देशों को इसका समर्थन करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इसके ज्यादा जानकार हैं। हमने तीन पाकिस्तान के कूटनीतिज्ञों को सुना, किस आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे थे कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं कि कश्मीर के लोग गन उठा लें और पूरी दुनिया उनका सपोर्ट करे। क्या ऐसा कोई कानून एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक जी, ऐसा कोई कानून नहीं है। और मेरे ख्याल से आपने जैसे पहले अपने इंट्रोडक्शन में कहा था, पाकिस्तान एकदम बौखलाहट में है। और अभी देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी एक वो आर्टिकल आया है, उन्होंने कहा है उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया, उनको ये नहीं मालूम है क्या करना चाहिए। तो इसीलिए उसको उसने टर्म किया है हाई लेवल हैंड रिंगिंग, जो भाई सीनियर लेवल पर बस हवा में अपने हाथ को उठाना, उसके सिवा उनको कुछ मालूम नहीं चल रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है। नहीं तो देखिए अगर ऐसा तो फिर कानून तो सवाल है, इतना बड़ा झूठ क्यों? तीन डिप्लोमेट एक साथ बैठते हैं, इतना बड़ा झूठ दुनिया के सामने टेलीविजन पर, क्या है बात? ये देखिए मेरे विचार से दो तीन इसमें चीजें हो सकती हैं। एक तो पाकिस्तान ने आतंकवाद को प्रयोग किया है एज एन इंस्ट्रूमेंट इट्स फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। वो हमेशा कहता है जो कश्मीर में जो स्ट्रगल चल रही है उसको हम केवल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, परंतु पूरी दुनिया को मालूम है, भारत को तो मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है जो वो उसको आतंकवाद का भी सपोर्ट वहां पर सहारा उसको मिलता है। तो अब मेरे ख्याल से ये खुलकर बात सामने आ गई है। पहले वो कहते थे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल सपोर्ट, अब जो है मिलिट्री सपोर्ट भी दिया जा रहा है, आतंकवाद के द्वारा भी सपोर्ट दिया जा रहा है। तो उसको जस्टिफाई करने का कुछ ये ऐसे स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। दूसरी चीज है, देखिए वो है कि मेरे विचार से ये सभी रिटायर्ड डिप्लोमेट्स है, ये आपको बताना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो अभी उसमें से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार से वहां का जो सिस्टम है उसमें वो अपने पर्सनल करियर प्रमोशन को कुछ अपना रेलेवेंस निकालने के लिए वो कुछ ऐसे उल जलूल स्टेटमेंट कर रहे हैं। देखिए एक ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 1 है वो कहता है जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की प्रोविजन है, जो अगर कोई कॉलोनाइज टेरिटरी है तो उसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन, आप वो भी आर्म स्ट्रगल से नहीं, आप प्लेबिसाइड से करिए, आप किसी वोटिंग से करिए, रेफरेंडम से करिए, परंतु कोई भी सेल्फ डिटर्मिनेशन की प्रोविजन नहीं है। अगर कोई हिस्सा किसी दूसरे देश का हिस्सा है तो उसमें कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं आता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये अपना प्रयास कर रहे हैं जो कैसे बात को मरोड़ा जाए और ये कहा जाए जो वहां पर आर्म स्ट्रगल की भी प्रोविजन है। आर्म स्ट्रगल की कोई प्रोविजन नहीं है। नहीं तो देखिए पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में है, वहां पर कितना ज्यादा वहां पर वो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखिए, गिलगिट बल्तिस्तान में देखिए कितना वहां पर प्रोटेस्ट होता है, कितना डेमोन्स्ट्रेशन होता है। इसका तो मतलब है जो दुनिया के देश हैं, चीन में आप देख लीजिएगा, हांगकांग में कितने डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, वहां पर का जो शिनजियांग एरिया है वहां के उइगुर लोग कितना वहां पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जिनको करीब 1 मिलियन 10 लाख लोगों को चीन ने बंद किया हुआ है, कैद किया हुआ है उनका ब्रेन वॉश करने के लिए।
तो ऐसा अगर हो जाए तो आप कहेंगे जो कोई भी दुनिया का देश वहां पर आ सकता है उनकी सहायता करने के लिए, उनकी आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए। तो जो ये कह रहे हैं तीनों महानुभाव वहां के जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, मेरे विचार से ज्यादा संयम से उनको बात करनी चाहिए। प्रोफेशनल्स हैं, अपना प्रोफेशनलिज्म उनको बरकरार रखना चाहिए और ऐसे रॉ में बहकर इतनी गलत बातों का बिल्कुल भी उनको नहीं बयान देने चाहिए। बिल्कुल ऐसे बयान क्यों दिया ये समझना पड़ेगा, लेकिन आपने एक इशारा जरूर किया, मैं उस पर आऊंगा, क्योंकि क्या पाकिस्तान में आतंक की जुबान बोल करके अपना करियर बनाया जा सकता है? क्योंकि रिटायर्ड लोग हैं तो कहीं ना अपना करियर बनाने के लिए क्या पाकिस्तान में इस तरह से बात बोल करके अपना करियर लोग बना सकते हैं? इस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुदेश जी आप कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे? और बहुत दिलचस्प बात अभी अशोक सज्जनार जी ने कही, अगर ऐसा है, नियम है, तो फिर बलूचिस्तान में जो लोग हथियार उठाए हुए हैं, पाकिस्तान उसको भी मानना चाहिए कि वो भी न्याय की बात कर रहे हैं? बलूचिस्तान में जो लोग जो लोग बाकायदा हथियारबंद लड़ाई लड़ रहे हैं, सिंध में जो वहां के पश्तून हैं वो लड़ रहे हैं, वहां के मुहाजिर लड़ रहे हैं, उस हिसाब से तो सारे के सारे जो स्ट्रगल पाकिस्तान में चल रहे हैं जस्टिफाई हैं। देखिए, ऐसा कोई लॉ नहीं है, हमने भी इंटरनेशनल स्टडीज़ में पढ़ाई की है, और इन्होंने जो कहा है इससे पाकिस्तान को और विश्व स्तर पर लोग हंसी का पात्र बना के देखेंगे, जिस तरह की बात सीनियर डिप्लोमेट्स कर रहे हैं और एक जस्टिफिकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। वो करना क्या चाहते हैं? देखिए, इस मुद्दे पर पाकिस्तान पूरे तरह से अलग थलग हो चुका है। चाइना और टर्की को छोड़ दीजिए तो कोई एक देश इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। सबको पता है कि भारत का स्टैंड लेजिटिमेट है, मोरल है, हिस्ट्री से बैक्ड है, और हमने जो भी किया, जम्मू कश्मीर को हम भारत का एक अभिन्न अंग मानते हैं, एक स्टेट है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया इससे इंटरनेशनल कोई लॉ वायलेट हो, और पाकिस्तान वायलेट करे। जैसे देखिए, गुंडा होता है, वो आपकी ज़मीन को कब्जा कर लिया, कब्जा करके कब्जा को हटाना चाहिए था, लेकिन हमारे नेताओं ने उस समय सीज फायर करा दिया। कब्जा हटा लेते तो आपका था, तो अभी भी कब्जा लेजिटिमेट नहीं है, और कब्जाए हुए लैंड को भी एक पोर्शन दे दिया चाइना को। ये बताइए, इससे घोर पाप क्या हो सकता है? इससे इलीगल चीज़ क्या हो सकता है? पाकिस्तान को पता है कि हमारा एजेंडा क्या है। हम पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है उसको खाली कराएंगे। ये हमारे पार्लियामेंट का भी रेजोल्यूशन है 1994 का, और वही एक एजेंडा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ और कोई एजेंडा नहीं है। टेररिज्म को, जैसा इन्होंने बताया, बिल्कुल स्टेट पॉलिसी के रूप में उन्होंने यूज़ किया है। अब तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए कि करें तो क्या करें। देखिए, भारत बहुत शक्तिशाली देश है, कोई मिस एडवेंचर करने के पहले 10 बार सोचेगा। जब बालाकोट भारत कर सकता है तो भारत कुछ भी कर सकता है। आप कह रहे हैं कि डर रहा है पाकिस्तान भारत से? बिल्कुल डरना ही चाहिए, डरना ही चाहिए। आपकी इकोनॉमी कहाँ है, आपके हर कंपैरिजन को आप देख लीजिए, आप किससे बात कर रहे हैं। भारत जो विश्व में डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपेयर कर रहा है, आप तो भी अपनी चरमरा गई है हर कुछ आपका। आप तो, आपके अंदर टेरर है, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, आपके अंदर बलूचिस्तान की बात की उन्होंने, हर जगह सिंध की बात करिए, हर जगह प्रॉब्लम है। तो आप किसको सीख दे रहे हैं? पाकिस्तान के अच्छा होगा कि बचे हुए के प्रधानमंत्री रोटी का दाम क्या, आप बताइए, जो है मीटिंग करते और हैं ये अपने डिप्लोमेट इस तरह की बात कर रही है, इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, और बहुत कंडेमनेबल है, क्योंकि ये अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि अपने लोगों का एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएंगे ना, जब ये बोलेंगे तो आप कर क्यों नहीं रहो। अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बात डिप्लोमेट जब बोले, सच बोलना चाहिए और फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। लेकिन दुष्यंत नागर जी, सवाल ये कि ऐसे में पाकिस्तान को आतंकिस्तान क्यों ना कहा जाए? ये तो आतंक की भाषा, अगर भाई ठीक है, हाफिज सईद हम जानते हैं, हम पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट है हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को बचाता रहा, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को बचाता रहा, और वो कहता रहा कि नहीं हम आतंक के खुद शिकार हैं, हम तो आतंकवाद से लड़ रहे हैं। आतंकवाद से लड़ने के नाम पर अमेरिका से भीख का कटोरा लेकर खड़ा रहा, उससे भीख मांगता रहा, अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। अब अगर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो ये पाकिस्तान को आतंकिस्तान क्यों नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल, पाकिस्तान का असली चेहरा ही आतंकिस्तान है। जो बात ये लोग दुनिया के सामने कहते हैं कि हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, ये उनका झूठा और नकली चेहरा है। असली चेहरा आईएसआई के वो 3 एजेंट जिन लोगों ने इस प्रकार से झूठी और अनर्गल बातें कही, पाकिस्तान का वही असली चेहरा है। और आतंकवाद को अगर कश्मीर में कोई प्रॉब्लम है तो वो समस्या है पाकिस्तान के द्वारा फैलाया गया, पनपाया गया, पोषित किया हुआ आतंकवाद, और उससे भारत को निपटना है। दूसरी बात, जैसे वर्मा जी ने कहा कि पीओके, पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से कब्जाया हुआ कश्मीर, वो एक समस्या है, उसको खाली कराना है। तो बौखलाया हुआ, आर्थिक रूप से पिटा हुआ,
देश के अंदर इंसर्जेंसी पाकिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, और कोई उर्दूस्तान की मांग कर रहा है, कोई स्वतंत्र बलूचिस्तान मांग रहा है। फाटा को भी उनके जो विशेष अधिकार उन्होंने दिए हुए थे उनको वापस छीन लिया। पाकिस्तान स्वयं अंतर विरोधों से घिरा हुआ है। शोषण और उत्पीड़न से उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण किया। ईस्ट पाकिस्तान पहले ही बांग्लादेश के रूप में अलग हो गया, और बलोच लोगों की जिस प्रकार से उन्होंने संपत्तियों के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर उन्होंने कब्जे किए, और उस कब्जे में उन्होंने अभी सी पैक के बाद में चाइना को भी एक हिस्सा दे दिया, जिस वजह से चाइना आज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो बलोच लोग भी आज पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आज़ादी चाहते हैं, और दुनिया के अंदर उन्होंने अलग अलग देशों से समर्थन हासिल किया है। नवाब बुगटी के बच्चे स्वीडन में और अन्य कई देशों में लगातार मुहिम चला रहे हैं, और वो मुहिम जोर पकड़ रही है। तो पाकिस्तान खुद टूटने के कगार पे है, तो बौखलाहट में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और ये एजेंट हैं आईएसआई के, वो कोई डिप्लोमेट नहीं है। पाकिस्तान की जो वहाँ की व्यवस्था है नौकरशाही, उसमें जो आईएसआई के एजेंट होते हैं उनको हिंदुस्तान में नियुक्ति मिलती है। आपने बड़ी बात की, मैं इसी पर आना चाहता हूं कि क्या ऐसे कि एजेंटों को भारत में नियुक्ति मिलती है जो दरअसल राजदूत के चेहरे में आ जाते हैं। ऐसा भी कहीं होता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं कभी हुर्रियत को दावत पे बुलाते हैं, कभी कश्मीर जाते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि हिंदुस्तान में भी एक बड़ा वर्ग है, पाकिस्तान के जो कूटनीतिज्ञ हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं, आतंकवाद की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन भारत में भी एक बड़ा वर्ग है जो इन पाकिस्तान की जो जुबान है, पाकिस्तान के आतंकी जिस जुबान में बोल रहे हैं, उनसे सुर में सुर मिला रहा है। ऐसे लोग कौन है, इनको भी तो आइडेंटिफाई करना चाहिए, आखिर ये भी जरूरी है। इस पर भी आऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं, और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बनता जा रहा है, और दुनिया आखिर इस आतंकिस्तान से कैसे निपटे, ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में अब तक आतंकवादी जो हैं आतंक फैलाते थे, और सरकार वहां के कूटनीतिज्ञ हर मंच पर कहते थे कि हम तो खुद ही आतंकवाद का शिकार है। लेकिन अब पाकिस्तान के कूटनीतिज्ञ भी
कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीर में अगर गन उठाते हैं लोग तो उसका समर्थन करना चाहिए और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हैं जो इनके जस्टिफाई कर सकते हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। अशोक सज्जनहार जी, क्या इस बात में दम है कि पाकिस्तान, दरअसल देखिए ये तीनों जो अब्दुल बासित हों या तीनों ये जो कूटनीतिज्ञ हैं, ये वही कूटनीतिज्ञ जो भारत में नियुक्त किए गए थे और जैसे अभी दुष्यंत जी ने कहा, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ही जो ISI के एजेंट होते हैं उनको भारत में पाकिस्तान नियुक्त करता है क्या? क्योंकि यही वही लोग हैं जो लगातार हुर्रियत के लोगों को दावतें देते रहे, उनसे टच में रहे और ये भी पता है हमें, ये भी अब बातचीत खुलती जा रही है कि हवाला का पैसा भी जो है कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी उसके जरिए जो इस तरह से पैसा वहां पर बांटा जाता था। देखिए, ये कहना जो ISI के एजेंट हैं, तो मैं भी ये थोड़ा सा आगे तक चला जाएगा, परंतु ये बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए कौन किसको एम्बेसडर, राजदूत के रूप में किसको अपॉइंट किया जाता है। जो भी आपके सरकार, जो भी उसकी नीतियां हैं उससे बिल्कुल सहमत हो और उसको आगे ले जाने में वो कहे जो आपकी सहायता करेगा, बहुत ही पुरजोर तरीके से आपकी सहायता करेगा। ठीक है, हमको मालूम है जो पाकिस्तान की जो नीति है, भारत के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, कैसे रिश्ते होने चाहिए, वो वहां की सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड नहीं करती है। वो वहां की या फौज डिसाइड करती है या वहां की ISI डिसाइड करती है। और इसीलिए जो भी यहां पर राजदूत बनाया जाएगा या जो भी और भी उनके राजदूतावास में जो भी कार्यकारी यहां पर अधिकृत होंगे, वो वही होंगे जो कि पूरा कॉन्फिडेंस वहां की सेना का और ISI का पूरा कॉन्फिडेंस उनको मिलता है। मतलब जो भी है आपकी पॉलिसीज हैं, जैसे आपने जिक्र किया अशोक जी, जो आप हुर्रियत से बातचीत करिए, आप वहां पर पैसा पहुंचाइए, आप वहां पर जिस प्रकार का है पाकिस्तान, जिस प्रकार की नीतियां हैं, जैसे आपने अभी खुद जिक्र किया था, जो कुछ यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे लिखते हैं जिनका सहारा लेकर इस बारी हमने देखा है जब 5 और 6 तारीख को 370 और 35A को हटाया गया है, तो आपके यहाँ पर चाहे वो जिनको उनको कहा जाए लुटियंस गैंग कहा जाए, चाहे कहा जाए टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाए, या खान मार्केट के जो वहां पर गैंग है उनको किया जाए, या हमारे आपके राजनीति में भी जो बहुत हैं और बहुत नाम ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जो वहां से 370 नहीं हटाया जाता अगर वो हिंदू अधिकृत प्रदेश होता। कुछ कह रहे हैं वहां पर जो ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वहां पर संविधान का एक नरसंहार किया है, ये पैलेस्टाइन बन जाएगा, ये कोसोवो बन जाएगा, ये सिर्फ, तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जो कुछ लोग जो ऐसे बयान दे रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो तो ये सोच रहे हैं पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है जो कैसे ये जो कदम, मैं कहूंगा बहुत साहसिक कदम है, बहुत बोल्ड है, करेजस है, जिसकी बहुत जरूरत थी, जो ये कदम कैसे विफल हो जाए, जो विफल हो जाए जिससे कि मोदी सरकार को इसमें मुंह की खानी पड़े, तो देश हित का नहीं है उनके सामने, कुछ दिल में ये सवाल नहीं है जो देश के लिए क्या ठीक है, क्या अच्छा है, परंतु क्या जो ये सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कदम उठाया है, वो कैसे विफल किया जाए और इसमें उनकी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बिल्कुल एकदम मिलती जुलती है। यही बड़ा सवाल है। दुष्यंत जी, जाहिर सी बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ मोदी का विरोध करना है, इसलिए वो भारत का भी विरोध करेंगे, किसी हद तक जाकर करेंगे, और ये कहेंगे कि वहां पर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए उनकी जबान इस तरह से फिसल जाती है, निकल जाते हैं। कुछ लोगों का मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे भी हैं जिनके NGOs चलते हैं, जिनके अलग अलग धंधे चलते हैं, दुकानें चलती हैं, और उन दुकानों के नाम पर बहुत सारा पैसा उनको विदेशों से फंडिंग आता था। कुछ लोगों की फंडिंग रुक गई है, इसलिए बिलबिला रहे हैं, इसलिए वो पाकिस्तान की जबान बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता, क्योंकि आप कांग्रेस को डिफेंड करते रहे, इसलिए कांग्रेस के नेताओं के बयान, आपने अभी खुद कहा कि पाकिस्तान आतंकिस्तान बन चुका है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की भाषा में कुछ कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं और इसी पाकिस्तान से कहते हैं बातचीत करनी चाहिए? ऐसे कई सारे नेता हैं जो बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, ऐसे पाकिस्तान से कैसे बात करेंगे? देखिए, बातचीत तो भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो सरप्राइज विजिट भी किया पाकिस्तान में। तो बातचीत करना या बातचीत के लिए कहना, मुझे लगता है कि इससे तो भाजपा के हमारे साथी भी असहमत नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर कोई हमारे देश के खिलाफ कोई राष्ट्र है या कोई संस्था है, ISI जैसी या कोई भी है, अगर किसी साजिश में या देश को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो सबको, मुझे लगता है कि पार्टी
या कोई भी एनजीओ समझ लीजिए, कोई भी संगठन है, उससे उठ के ऊपर देखना चाहिए और राष्ट्र के साथ और राष्ट्र की संस्थाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस के तमाम नेता, कुछ नेताओं ने अपनी लाइन अलग कर ली, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है। हुड्डा जी का जो बयान है, उन्होंने कहा ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रहेगी जो देश भक्ति के लिए, देश के लिए जो है जो एकदम साथ खड़ी हो जाती थी। क्यों ऐसे पाकिस्तान की जबान में कभी गुलाम नबी आजाद साहब बोल रहे हैं, कभी अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, कभी बाकी दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं? अब ये देखिए, एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, 52 उनके सांसद हैं, 12-12.5 करोड़ लोगों ने उनको मत दिया है, उसमें अलग अलग विचारधारा है, उस पर मैं कोई टिप्पणी समझता हूँ उचित नहीं करना चाहता मैं। तो सुदेश जी, दुष्यंत जी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा। आखिर ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं, और दुष्यंत जी ने एक बात कही कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात तो आप भी करते रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी नवाज शरीफ को अपने जो है अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। तो फिर ऐसे में सवाल है कि इस पाकिस्तान से आप निपटेंगे कैसे, जिससे एक खिड़की खुली रखेंगे कि जब मौका लगे बातचीत हो जाए? अगर आप इजाजत दें तो आपके पहले वाले कमेंट जो आपने सज्जनवार जी से पूछा उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, एक ना बहुत से लोगों ने कश्मीर पर रोटी सेकी, जैसे बहुत से लोग बहुत से किताब लिखे कि सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन कैसे हो सकता है, क्या करो। किसी ने भी ये नहीं सजेस्ट किया जो इस सरकार ने किया, तो निश्चित ही वो इसको बहुत ही शॉक्ड हो गए। ऐसा भी हो सकता है किसी ने नहीं सजेस्ट किया था। देखिए, एक सेज में जो आग जलती थी उस पर लोगों की रोटियां सिक जाती है बहुत सारे लोग। तो आप सोचिए, एनजीओज हुए, बाकी वहां जाके लोग, क्योंकि आप जाके क्या नया वहां से कुछ नया तो रहा नहीं, सबको पता था क्या है। उसके बाद हुआ क्या कि सेज मेंटेलिटी हो जाती है। सेज देखिए, विभाजन देश का हुआ, मजहब के नाम पर हुआ, भारत सेकुलर देश बना, पाकिस्तान मजहबी देश बना। इस चीज को भी लोग आत्मसात नहीं कर पाए, और हमारे सियासी पार्टी जो है वो आज भी लोगों को हिंदू मुसलमान की तरफ देखते हैं। उनको लगता है मुसलमान क्या सोचेगा, उन्हें ये नहीं लगता इंडियन क्या सोचेगा कश्मीर के बारे में। जब इंडियन क्या सोचेगा कश्मीर के बारे में वो सोचेंगे आप, तो आपको सोल्यूशन दिखेगा। और ये जितने भी आवाजें आ रही है वो ये सोच के आ रही है, और वो भारतीय मुसलमान का बेइज्जती कर रही है। मैंने आज भी मैं कहीं डिबेट कर रहा था, यही बात उभर के आई। आप क्यों मानते हैं कि भारत का मुसलमान के साथ खड़ा होगा? ये भारत की संप्रभुता, भारत को मजबूत बनाने की, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए, आम जनता, उसके लिए स्टेप लिया गया है। इसको वेलकम करना चाहिए। भारत कोई मजहबी देश तो है नहीं, सेकुलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो इस पर एक बार इसलिए नहीं हो पाया, ये अपने सोच से बाहर नहीं आ पाए। सोच से बाहर आएंगे तभी तो सोचेंगे कि हो सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपको निर्णय कोई भी लेना चाहिए था तो लोकतांत्रिक तरीके से लेते, आवाजें नहीं आती। सर, जम्मू कश्मीर से सुन लीजिए, सर पार्लियामेंट में सुन लीजिए, राज्यसभा में ऑपोजिशन के लीडर हैं गुलाम नबी आजाद साहब, 4 बार यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, कश्मीर के बारे में काफी आपसे मुझे लगता है, मुझे और आप दोनों से अधिक वो जानते हैं, वहां के रहने वाले, उनसे बात करना चाहिए था, आपको विश्वास में लेना चाहिए था। हो सकता है आवाजें अलग ना आती, सब एक साथ बात कर रहे होते। आपने महबूबा मुफ्ती सुनिए, नहीं सुनिए, अब मेरे को कहने दीजिए, महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार चला रहे थे, आप उसी विधानसभा से एक प्रस्ताव मंगा लेते, राज्य के बाइफरकेशन का उनसे एक प्रस्ताव मंगा सकते थे, आप सरकार में शामिल थे, आपने पत्थरबाजों से मुकदमे वापस ले लिए, तब तो आप साथ थे। 9,000 लोगों से बोल चुके हैं आप। नहीं सर, मैं बोला नहीं हूं, तो आप दूसरों पे अगर उंगली उठाएंगे तो उंगली नहीं उठा रहे आप पर, आपको क्यों तिल्ली मच रही है? आप पर नहीं उंगली उठाए हैं, नहीं मैंने सियासी पार्टियों पर उठाए हैं। मैं बात कह रहा हूं, देखिए अशोक जी, आप भाषण देके ज्ञान देके निकल लेते हैं। कश्मीर पर कोई डील करने के लिए हम तैयार नहीं है। हम लोगों को पता है किसका क्या स्टैंड है, लोगों को पता है हमारा क्या स्टैंड है। बहुत टेलीविजन चैनल में डिबेट हुई, बहुत डिबेट हुई, तो फिर आपको और पार्लियामेंट में अगर कोई अलग राय रख रहा है, बाद रेटिफाई हुआ, फिर अलग राय रखने पार्लियामेंट में रेटिफिकेशन हुआ। दुष्यंत जी, अलग राय रखने पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, और सरकार की आलोचना करे उस पर भी ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार की आलोचना करते करते आप पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे, ऐतराज उस पर है। अधीर रंजन चौधरी ने जो संसद में कहा था वो दरअसल पाकिस्तान की भाषा थी। गुलाम नबी आजाद जो इस तरह कई बार बयान दे रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद कश्मीर के नेता नहीं है, पाकिस्तान के नेता हैं। इसी तरह से हमारे एनजीओ चलाने वाले जेएनयू के नेता जो आज मुफ्ती महबूबा मुफ्ती बनने के सपना देख रहे हैं, ऐसे नेता जो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो दरअसल जो है पाकिस्तान की जबान में बोल रहे हैं।
उनके ऊपर जरूर उंगली उठाई जानी चाहिए, क्योंकि उनको यह तय करना है कि दरअसल वो भारत के साथ हैं या फिर भारत के खिलाफ हैं। आप पाकिस्तान की भाषा में बोलेंगे तो आपसे सवाल जरूर उठेंगे, और आप बार बार ये नहीं कह सकते कि सरकार के खिलाफ जो बोल रहा है उसको देशद्रोही कह दिया जाता है। अगर आप पाकिस्तान की जबान में बोलेंगे तो आज पूरा देश आपको देशद्रोही ही कहेगा। इस बात को याद रखिए, क्योंकि ये देश की जनता, देश की भावना को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर देश की जनता आपको उखाड़ के भी फेंकेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। याद दिला दूं, रोज रात को आप 9 बजे देख सकते हैं दो टूक। इसका पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।